ठीक है। तो लॉ ऑफ रिटर्न हम लोग समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है, प्रतिफल का नियम क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसको। यानी कि कोई भी चाहे सरकार हो, चाहे कोई एक निजी उत्पादक हो, वो अपने उत्पादन को या सेवाओं को उतना ही मात्रा में बढ़ा सकता है जितना उसकी सीमा है। चाहे आप कोई भी तरह से सीमित संसाधनों के माध्यम से किसी भी तरह से आप एक सीमा के बाद सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेचुरेट कर जाता है, यानी कि इन्वेस्ट के तुलना में, निवेश के तुलना में उतना उत्पादन नहीं हो पाता है जितना चाहिए। तो लॉ ऑफ रिटर्न हम लोग पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न के बाद एक आपका टॉपिक है, अगर आप देखेंगे तो वो टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण। कीमत का निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन आपका एक अगला टॉपिक है। इसी में सामान्यतः कीमत का निर्धारण यानी वस्तुओं का निर्धारण बाजार पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का कीमत का निर्धारण करना हो तो बाजार पर निर्भर करता है। सपोज ये मार्कर है, ये हमारा मार्कर है और इस मार्कर का हमारा कितना मार्केट वैल्यू होगा ये डिसाइड करेगा बाजार। कल्पना कीजिए आप, बाजार क्या हो, सबसे पहले तो बाजार क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, क्या होता है बाजार। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाजार, वेरी गुड, बाजार में दो तत्व होता है, एक होता है क्रेता यानी बायर और दूसरा होता है विक्रेता यानी कि सेलर। ठीक है, तो आज हम लोग बाजार पे ही बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट देखेंगे, उसके बाद उसी की से कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, कैसे कीमत का निर्धारण होता है वो देखेंगे। वो आपका अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक किए हैं उसके बाद का। तो बाजार वो जगह होता है जहां पे क्रेता और विक्रेता यानी कि बायर और सेलर दोनों के दोनों वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं। एक मुद्रा देता है, उसके बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। यानी कि बाजार एक ऐसा जगह होता है जहां पे प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है। Am I right? बाजार में प्रतिस्पर्धा होता है, किसके किसके बीच में, दोनों के बीच में होता है। विक्रेता और विक्रेता के बीच में, क्रेता और विक्रेता के बीच में, दोनों के बीच में ही होता है। क्रेता चाहता है कि कम से कम, यानी बायर चाहता है कि कम से कम कीमत पर हम वस्तुओं को खरीदें, तो विक्रेता चाहता है कि हम अधिक से अधिक मुनाफा दे करके ले करके वस्तुओं को बेचें। अब ये जो स्थिति है वो वस्तु के प्राइस का निर्धारण करती है। कल्पना करो, कल्पना कीजिए कि मान लीजिए किसी चीज का डिमांड ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता क्या करेगा। अगर विक्रेता उस मार्केट में अकेले है, उसके सामने उसके समकक्ष कोई भी नहीं है उस प्रोडक्ट को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता क्या करेगा, मोनोपोली ले आएगा। यानी कि वो अपने इच्छानुसार कीमत बढ़ा करके वस्तुओं को बेचने लगेगा। इससे क्या होगा, कंज्यूमर को या बायर को नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो हमको टाइप्स ऑफ मार्केट देखना होगा और उसी मार्केट से कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है वो देखना होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होता है। बाजार उन समस्त क्षेत्र को कहा जाता है, बाजार उन समस्त क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेता में, यानी कि सेलर और बायर में एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होता है।
क्रेता और विक्रेता में एक स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट प्रतिस्पर्धा होता है। ठीक है, अब हम ये बाजार इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाजार से ही वस्तुओं का कीमत निर्धारण होता है। वस्तु का जैसा कीमत रहेगा उसी के आधार पर पूरा इकोनॉमी रन करेगा। अगर कीमत ज़्यादा होगा देन डिमांड कम होने लगेगा, इससे सर्कुलेशन रुक जाएगा, मनी का सर्कुलेशन रुक जाएगा। इसीलिए कीमत को हमेशा स्टैंडर्ड होना जरूरी है। अगर कीमत में विचलन हुआ, कीमत में बेतरतीब बढ़ोतरी हुई या घटाया गया, तो ये दोनों के दोनों सिचुएशन किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तो हमको बाजार समझना होगा कि बाजार क्या है। तो बाजार की परिभाषा, सामान्य परिभाषा समझ गया, लेकिन बाजार भी कई तरह के होते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार के कई अर्थ हैं, यानी कि अलग अलग तरह के बाजार होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण अभी तक से आप कितने तरह के बाजार जानते हैं? तो आप जानते होंगे कि भाई आपके घर के बगल में शॉपिंग मॉल है या दुकान है, थोड़ा सा आगे चले गए तो चूड़ी बाजार है, तो जूते का बाजार है, तो कपड़े का बाजार है, तो टीवी का बाजार है, जहाँ पे सब अलग अलग चीज़ या अलग अलग वस्तु विशेष का बाजार आपको दिखता है। कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि जहाँ पे एक ही बाजार में बगल में चूड़ी का दुकान है, वहीं टीवी का दुकान है, यही मोबाइल का दुकान, सारा सामान मिलता है, तो वो भी बाजार ही है। तो इसलिए हम सामान्यतः बाजार को वर्गीकरण 5 आधार पर करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अगर देखें देन ये 5 टाइप्स का होता है, 5 प्रकार का होता है। एक मिनट, तो पहला जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बाजार का, वो रीजन के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर होता है। या आप कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल आइडेंटिटी या लोकेशन के आधार पर। आप इसको रीजन या क्षेत्र के आधार पर समझ लीजिए, पहला वर्गीकरण। या रीजन या लोकेशन या एरिया, जो भी आपको समझना है, ये क्षेत्र के आधार पर होता है पहला वर्गीकरण। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर हम इसको करीब 4 वर्गों में बांट देते हैं। जैसे एक होता है लोकल या स्थानीय बाजार। क्या होता है ये सब हम लोग बात करेंगे। पहला हो गया लोकल, स्थानीय बाजार। जैसे आप जहां पे रहते हैं वहीं बगल में हाट लगता हो, आप घर से निकले, सड़क पार किए, आपको बाजार मिल गया, तो उसको लोकल मार्केट कहते हैं। या घर जहाँ पे है और 2 किलोमीटर दूर गए, आपको बाजार मिल गया, तो वो लोकल मार्केट है, यानी आपके घर के आसपास है। दूसरा है क्षेत्रीय या प्रादेशिक। ये क्या है, ये सब हम बात करेंगे, इन सबों का फर्क को समझेंगे, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, देन आपको ये सब कुछ बारीकी से समझना होगा, जानना होगा। दूसरा होता है क्षेत्रीय या प्रादेशिक बाजार। तीसरा होता है राष्ट्रीय या नेशनल। नेशनल मार्केट। और चौथा मार्केट होता है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय बाजार।
इंटरनेशनल मार्केट। तो लोकेलिटी, रीजन के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर हम मुख्यतः 4 तरह के बाजार को देखते हैं: लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। अब आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के बाजार में खड़ी हैं, किस तरह के बाजार से आपकी जरूरत पूरा हो रही है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं दूसरा प्रकार। जो दूसरा टाइप्स है मार्केट का, वह है वस्तु के आधार पर। अलग अलग वस्तु, अलग अलग तरह के बाजार। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सब कुछ मिल जाता है, तो उसको, अब दूसरा हम लोग का कैटेगरी है वस्तु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, वस्तु आधारित। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि विशेष बाजार विशेष तरह की वस्तु के लिए जानी जाती होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको भी 4 वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। पहला कहते हैं सामान्य वस्तु बाजार, सामान्य वस्तु बाजार। दूसरा विशिष्ट वस्तु बाजार, यानी कि स्पेशल सामान यहां पे मिलता है, विशिष्ट या स्पेशल मार्केट। ठीक है। तीसरा मार्केट है नमूना या मॉडल द्वारा, जहां पे सेल किया जाता है। आप किसी चीज को खरीदने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि 100, 200, 500 पीस वहां पे मिलेगा। एक ही चीज होगा, उसका आउटलेट होगा, एक पीस रखा होगा, आप पसंद कर लीजिए, जितना चाहिए आपको पहुंचा दिया जाएगा या दे दिया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा है नमूने या मॉडल, नमूने द्वारा बेचा जाने वाला बाजार। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, कोई बड़ा गाड़ी खरीदना है आपको, ट्रक खरीदना है, बस खरीदना, तो आप उसका दुकान में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि 200 ट्रक लगा हुआ या 500, वो एक पीस रखेगा आपके आउटलेट पर। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं आप, तो एक पीस वहां पे रखा हुआ है, 2 पीस, सबका एक एक पीस जो प्रोडक्ट है, उसमें से जो आपको पसंद आया दोनों आपको लिए ला करके दे दिया जाएगा, उसी तरह का। ठीक है, हाँ। तीसरा मार्केट होता है कैटेगराइज्ड वस्तु या श्रेणीकरण, कैटेगराइज्ड। अलग अलग कैटेगरी का वस्तु, अलग अलग तरह का बाजार। तो ये हुआ वस्तु का बाजार, यानी बाजार को भी हम इसके आधार पर भी समझ सकते हैं। हम इतने बारीकी से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, देन आपको इसके ABCD भी जानना होगा और आपको इसका लिटरेचर भी समझना होगा, यानी इसका उत्पत्ति से लेकर के विकास तक सब कुछ आपको समझना होगा। ठीक है, तो मार्केट का दूसरा प्रकार हुआ ये। हम मार्केट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि भाई प्राइस का जो निर्धारण होता है वो कीमत के आधार पर होता है। तो कीमत कैसे निर्धारित होता है? तो बाजार से निर्धारित होता है। तो बाजार दो तरह की बाजार में प्रवृत्ति पाया जाता है। एक तो ओपन कंपटीशन होता है जिसमें, और दूसरा होता है मोनोपोलियल मार्केट। मोनोपोलियल, जिसमें किसी एक कंपनी या किसी एक फर्म का एक अधिकार होता है और जैसा चाहता है वो वस्तु का कीमत निर्धारित कर देता है। तो इसीलिए हम उससे पहले हम बाजार को समझ लेते हैं कि बाजार क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा सिलेबस में है उस पे आएंगे। तीसरा है टाइम बेस्ड मार्केट, समय के आधार पर। अभी तक आपने देखा क्षेत्र के आधार पर, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। फिर देखे वस्तु के आधार पर, सामान्य या कॉमन गुड्स, स्पेशल गुड्स, मॉडल गुड्स और कैटेगराइज्ड गुड्स, 4 तरह के। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो मार्केट है, तीसरे तरह का, वो है टाइम बेस्ड मार्केट, समय पर आधारित मार्केट, समय आधारित।
यानी कि कई ऐसे मार्केट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे दूध का खरीद बिक्री सुबह का ही लगता है, उसके बाद खत्म। यानी कि ऐसे कंज्यूमर गुड्स जो एक समय के बाद नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको समय के आधार पर भी मार्केट कैटेगराइज कर देते हैं। तो इसमें पहला है अति अल्पकालीन मार्केट। अति अल्पकालीन, एकदम खरीदिए नहीं तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे बायर भी सजग रहता है और सेलर भी। सेलर को डर रहता है कि कहीं उसका वस्तु बर्बाद ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए, और बायर को लगता है कि अगर हम टाइम पे नहीं मिलेंगे, पहुंचेंगे तो हमको सामान सही नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, ये एक्सेस शॉर्ट टर्म या अति। दूसरा है अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म मार्केट, अल्पकालीन। तीसरा है लॉन्ग टर्म मार्केट, दीर्घकालीन। और चौथा है अति दीर्घकालीन, एक्सेस लॉन्ग टर्म मार्केट। यानी कि प्रोड्यूसर को इतना टाइम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट में बहुत कुछ बदलाव कर देता है। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल खरीदना है, तो ये लॉन्ग टर्म मार्केट है। प्रोड्यूसर को पता है आप अपना जो गुड्स पहले मार्केट में उतारा है, तो उसको पता है कि इसकी मांग कितनी है, कितना डिमांड है, कितना वैल्यू है। अब उसको दिख रहा है कि भाई इससे बढ़िया चीज़ अगर हम यहाँ पे परोसे तो और ज़्यादा हमको कीमत मिलेगा, तो उसको टाइम मिल जाता है कि अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सके, अपने प्रोडक्ट को एडवांस कर सके, अपग्रेड कर सके। तो वो हो गया अति दीर्घकालीन मार्केट, अति दीर्घकालीन, एक्सेस लॉन्ग टर्म मार्केट। तो टाइम बेस्ड भी मार्केट होता है। अभी तक से आपने देखा रीजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तीन तरह का। हाँ, तीन तरह का आपने मार्केट, सबको बताएंगे विथ एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपने मास्टर किया है तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में पीजीटी का भी एग्जाम देंगे, तो ये सब आपको काम आएगा। उसका डेट शायद एक्सटेंड किया है ना, बढ़ाया गया है शायद डेट उसका। पीजीटी का नहीं निकला है, पीजीटी का तो डेट बढ़ाया गया है, पीजीटी का भी जल्दी ही आ जाएगा, आना ही आना है। अब स्ट्रेटेजी देखो, एक सक्सेसफुल या स्मार्ट स्टूडेंट का पहचान क्या है पता है? वो जिस चीज को टारगेट करके रखा है वो पहले से तैयार करके रखे। फॉर्म जब भरे तो समझ लो कि उसके लिए वो टाइम इंटरटेन करने का और रिवीजन करने का टाइम हो। उससे पहले वो 2 बार 4 बार अपना सिलेबस पूरा रिवीजन कर चुका हो, उसका सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि फॉर्म आया भरे और तब तैयारी करने गए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। आपकी तरह लाखों लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए लाखों में आपको चुना जाना है, आपको चुना जाना है। तो जो बेस्ट करेगा, एवरेज में जो बेस्ट करेगा उसी को रेस्ट मिलेगा वहां पे, अदरवाइज सबको गेस्ट बना करके भेज दिया जाएगा। तो अगर रेस्ट करना है देन आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। नेक्स्ट तो चौथा कैटेगरी है, वो है कंपटीशन के आधार पर, यानी आप कह सकते हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर मार्केट, चौथा मार्केट। और यही हमारा सिलेबस में शामिल है, प्रतियोगिता के आधार पर मार्केट, और कैसे वो प्राइस डिटरमाइन करता है, कीमत का निर्धारण करता है। तो चौथा आधार है हमारा प्रतियोगिता के आधार पर, इसको यहां लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा। चौथा प्रतियोगिता के आधार पर, कंपटीशन पर आधारित बाजार।
प्रतियोगिता आधारित बाजार। तो समय पर आधारित यानी टाइम बेस्ड मार्केट आपने देखा, एक्सेस शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड एक्सेस लॉन्ग टर्म, 4 तरह का। और प्रतियोगिता के आधार पर भी एक तरह से देखा जाए तो 3 तरह का मार्केट होता है। पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता यानी कंप्लीट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता ये होगा कि एक ही वस्तु के बाजार में कई सेलर होंगे और कई विक्रेता होंगे, उत्पादक होंगे, ठीक है। तो एक का हट भी जाने से यानी कि एक उत्पादक का और एक वितरक का उस मार्केट में आंशिक योगदान होता है, माइनर कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसके हटने से या उसके कीमत बढ़ाने से भी मार्केट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला कैटेगरी हो गया पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरा हो गया एकाधिकार यानी मोनोपोलियर मार्केट, एकाधिकार बाजार वाला मार्केट। और तीसरा क्या होता है ये सब हम बात करेंगे, सबको बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो होता है इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रतियोगिता मार्केट, इन कंपटिटिव या इन अनकंपटिटिव मार्केट, अनकंपटिटिव मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता वाला मार्केट। अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। यानी कि पूरी तरह से ओपन मार्केट नहीं होता है। जैसे अभी के समय में देख लीजिए टेलीकॉम मार्केट जो है, संचार बाजार, ये पूरी तरह से कंपटीटिव नहीं है और न तो पूरी तरह से मोनोपोलियल है। अनहेल्दी कंपटीशन है यहाँ पर, अनकम्प्लीटेड या अनकम्पिटिटिव मार्केट है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन गिने चुनी कुछ ही कंपनियां काम करती हैं, क्योंकि किसी एक कंपनी का मोनोपोली भी चलता है और कंप्लीट मोनोपोली भी नहीं चलता है। कंप्लीट मोनोपोली इसलिए नहीं चलता है क्योंकि सरकार को दिखाना है कि भाई हम रिलायंस के हाथों गिरवी नहीं हो गए हैं, या रिलायंस को ही प्रायोरिटी या प्रेरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबको मौका दे रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, कहीं ना कहीं उसका पकड़ होता है, ठीक है। ये टाइप्स लिख लिए, वेरी गुड। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि क्या है सब। ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे। पूंजी बाजार, एक और बाजार होता है, बाजार का नाम होता है पूंजी बाजार, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी में इसको हम लोग दरअसल बाजार को सामान्यतः इस आधार पर, वस्तु के आधार पर देखें, लेकिन और भी बाजार होता है। आजकल बाजार न तो लोकल रह गया है, न तो रीजनल रह गया है, न तो नेशनल रह गया है, न तो इंटरनेशनल रह गया। आजकल ग्लोबल मार्केट का कॉन्सेप्ट आ गया है। आपको अगर अमेरिका का भी सामान चाहिए देन आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि आज दुनिया ग्लोबल ग्राम हो गया है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब कुछ आपके फोन पे इंटरनेट से आ जाता है, जो कुछ भी चाहिए। ऑनलाइन मार्केटिंग का एक नया रूप आ गया है, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो आपको समझ ही रही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्या है, क्षेत्र के आधार पर वाला देख लेते हैं। सबसे पहला लोकल मार्केट यानी स्थानीय बाजार क्या होता है। स्थानीय बाजार लिखते भी चलना है। स्थानीय बाजार, हाँ, स्थानीय बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेता, बायर एंड सेलर,
गांव, कस्बा, शहर, गांव, कस्बा, शहर तक सीमित होते हैं। क्रेता और विक्रेता दोनों ही, यानी कि जो चीज गांव, कस्बा, शहर तक सीमित होते हैं, यानी इस बाजार में उन्हीं वस्तुओं को बेचा जाता है जो इसी लेवल पर उत्पादन किया जाता है और इसी लेवल पर बेच दिया जाता है। समझ में आया? मान लीजिए आपको तवा खरीदना है, तवा, रोटी बनाने के लिए तवा खरीदना है, तो तवा का उत्पादन उसी शहर में होता है, आपके गांव में मिल जाता है या कस्बा में मिल जाता है। आपको चावल खरीदना है, तो चावल कोई अमेरिका से नहीं आता है आपके पास, उसी गांव में, आसपास के गांव से चावल आता है, शहर में मिल जाता है शहर के लोगों को। ठीक है, तो ये लोकल मार्केट है। जैसे आपको मछली खरीदना है, फल खरीदना है, सब्जी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, फल हो गया, सब्जी हो गया, मछली हो गया, ये सब कुछ यही उत्पादन होता है और इसी के मार्केट में बिक जाता है। इसको कहते हैं हम लोग लोकल बाजार। इसी लोकल बाजार को आप शहर में देखते हैं, जैसे आप बोकारो में हैं, तो बोकारो का जो मार्केट है वो मार्केट क्या कहलाएगा? लोकल मार्केट। क्लियर है? हाँ, बोकारो के मार्केट को क्या कहेंगे? लोकल मार्केट, क्योंकि वहां पे जो कुछ भी आपको मिल रहा है वहीं से उत्पादित हुआ वस्तु मिल रहा है। आप अगर आप चाहेंगे कि भाई आपको रोल्स रॉयल मिल जाए, नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी लोकल मार्केट उन मार्केट को कहा जाता है। तो मोबाइल यार थोड़ा सा एटीएम मांग रहे बोलो भाई। हाँ। नो, अरे हाँ, ठीक है। तो ये हो गया लोकल मार्केट, यानी कि वहीं पे जो आपको उपलब्ध हो जाता है। दूसरा मार्केट है रीजनल मार्केट या क्षेत्रीय बाजार या प्रादेशिक बाजार। इसको प्रादेशिक भी कहा जाता है। प्रादेशिक बाजार या क्षेत्रीय बाजार उस बाजार को कहा जाता है जो बाजार किसी अपनी खास वस्तु के लिए, जो क्षेत्र अपने खास विशेष उत्पादन के लिए जाना जाता है और वितरण के लिए, बिक्री के लिए। समझ में आया? हाँ, लिख लो। ऐसे बाजार को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र या अंचल तक सीमित रहता है और अपनी विशेष वस्तु के लिए जाना जाता है, विशेष वस्तु की बिक्री के लिए जाना जाता है। जैसे मान लो अलीगढ़ का बाजार था। अलीगढ़ का बाजार किस चीज के लिए? ताला के लिए। अब चुनरी का बाजार है, तो राजस्थान का चुनरी आपको चाहिए, तो राजस्थान का चुनरी का बाजार है। ठीक है। बनारसी साड़ी का बाजार, बनारस, यानी कि वो विशेष वस्तु के लिए वो क्षेत्र या अंचल अपना जाना जाता है, अपनी विशेष वस्तु के लिए जाना जाता है, वहीं पे वो मिलेगा। अगर आपको राजस्थानी चुनरी चाहिए, चुनरी चाहिए, तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। आपको अगर आपको नागपुरी जूता चाहिए, देन आपको नागपुर जाना। अगर आपको पंजाबी जूता चाहिए, देन पंजाब जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो ये क्षेत्र विशेष का मार्केट होता है जो एक विशेष प्रकार का उत्पाद निर्मित करता है और उसके लिए वो प्रसिद्ध होता है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को झारखंडी हड़िया पीना है, तो कहाँ जाएगा? झारखंड आएगा। तो यहाँ का अपना ABCD, जिसको आदिवासी कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है, उसको यहाँ आना पड़ेगा।
अगर किसी को लिट्टी चोखा खाना है तब बिहार में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं के से मिलेगा अच्छा लिट्टी चोखा। नहीं, अगर मिष्टी खाना है देन बंगाल जाना पड़ेगा, बंगाल का क्षेत्रीय बाजार, क्योंकि वो उसी के लिए फेमस है। ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट। तीसरा टाइप राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार कहने का मतलब यह है कि जिसका ग्राहक, क्रेता और विक्रेता दोनों ही एक देश में पूरी तरह से फैले हुए हैं, उसको राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। जिसका क्रेता और विक्रेता दोनों ही पूरे देश में फैले हुए हैं, एक किसी विशेष देश में। जैसे भारत की बात कर रहे हैं तो भारत देश में, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो देन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में, यानी कि पूरे देश में फैले हुए हैं। क्रेता भी, बायर भी और सेलर भी। ठीक है, इसको राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। तो इस बाजार में सब सारी वस्तु आती है, जैसे खाद्य सामान चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण का बाजार, यानी इसका बाजार आपको पूरे भारत में इसके खरीदार भी मिलेंगे और विक्रेता भी मिलेंगे। पूरे राष्ट्रीय स्तर को समेटता है। समझ में आया? तो ये हो गया राष्ट्रीय। अब इसी में अंतरराष्ट्रीय एक और बाजार है, इंटरनेशनल मार्केट। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट। अब स्वाभाविक है कि ये ऐसा बाजार होगा जिसका विक्रेता और जिसका क्रेता दोनों ही अपने देश के सीमा से परे जा करके खरीद और बिक्री का काम करते होंगे। लिख लो, ये एक ऐसा बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेता, सेलर और बायर दोनों ही किसी एक क्रेता और विक्रेता दोनों ही किसी एक देश में नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में फैले होते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो अब आपको तेल खरीदना हो, ऑयल, ये बाजार इंटरनेशनल मार्केट है। अमेरिका को भी खरीदना है, देन उसको यूएई आना पड़ेगा, सऊदी आना पड़ेगा, इराक जाना पड़ेगा, ईरान जाना पड़ेगा, यूक्रेन जाना पड़ेगा, रसिया जाना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल मार्केट है। और इन बाजार में भारत भी जाएगा अपने तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए। नहीं, भारत को तेल चाहिए तो उसको भी सऊदी, ओमान, इराक, ईरान, यूक्रेन, रसिया, सब जगह उसको जाना पड़ेगा तेल खरीदने के लिए। ये इंटरनेशनल मार्केट है। आप देखेंगे जब हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति, तो कीमत वृद्धि का एक प्रभाव एक कारण इंटरनेशनल मार्केट भी होता है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल का प्राइस हाई हो गया, देन आपके यहाँ सभी वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि तेल का कीमत बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया देन सभी वस्तुओं का प्राइस हाई हो जाएगा। तो इंटरनेशनल मार्केट वो मार्केट है जिसके क्रेता और विक्रेता पूरे दुनिया में फैले हुए होते हैं, किसी एक देश विशेष में नहीं। इसी तरह से एक और उदाहरण, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, जैसे ऑडी कार खरीदना है आपको फरारी खरीदना है, मर्सिडीज खरीदना है, या सैमसंग का कोई खरीदना है, नोकिया का, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो इनका भी बाजार इंटरनेशनल बाजार, क्योंकि आपको नोकिया का सामान भारत में भी मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, चाइना में, सब जगह मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी होंगे वो
तो लिख लीजिए इसमें कच्चा तेल का बाजार, इंजीनियरिंग वस्तु का बाजार या इंजीनियरिंग मशीन, मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा उत्पादित सामान या बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित सामान। जैसे टाटा का कोई चीज खरीदना है तो टाटा का चीज आपको अमेरिका में भी मिल जाएगा। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित सामान, इन सबों का जो मार्केट है और इस तरह का जो मार्केट है उसी को कहा जाता है ग्लोबल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट। एक मिनट, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वस्तु के आधार पर मार्केट। ये 4 प्रकार समझ में आ गया। अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते अब आप मार्केट के बारे में बात करेंगे तो ये सब टर्म आपको यूज करना पड़ेगा आंसर राइटिंग करते समय कि फलना चीज हमने लोकल मार्केट में से खरीदा है या ये तो लोकल मार्केट में मिल जाएगा या ये चीज यहाँ नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल मार्केट में मिलेगा। ठीक है। और ये सब मार्केट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब मार्केट उसी के आधार पर, जिस नेचर का, जिस क्षेत्र का मार्केट होगा उसी के आधार पर उसका प्राइस का निर्धारण होता है। अब कल्पना करो, सोचो, आपने लोकल मार्केट पढ़ा, सपोज आपने लोकल मार्केट और या स्थानीय बाजार पढ़ा। स्थानीय बाजार में आपने क्या देखा, भैया मछली मिल जाएगा यहीं पर, भैया फल मिल जाएगा यहीं पर, भैया चावल यहीं पर मिल जाएगा, सब्जी यहीं पर मिल जाएगा। कल्पना करो इन सब चीजों का प्राइस का निर्धारण कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है या देश में होता है या शहर में दूसरे जगह पे होता है या इंटरनेशनल मार्केट में होता है। तो पता चलेगा भैया आप जहां पे मछली ले रहे हैं बंगाल में हैं, खड़े हैं आप बंगाल में खड़े हैं। अब पता चला कि हर एक बाड़ी में, हर एक घर में, वो तालाब को क्या कहते हैं, बाड़ी, पोखर, क्या कहते, पोखर। जैसे हर एक बंगाली के घर में एक तालाब होता है ना मछली के लिए, घर के बगल में या खेत, उसको क्या कहते हैं, पोखर। तो पता चला आप बंगाल में खड़े हैं और आपको मछली खाना है, आप मछली खाने के शौकीन हैं। तो आप कल्पना करो यहाँ पे रेट क्या होगा। मान लो आप रोहू मछली खाते हैं या रोहू मछली का शौकीन है, अब आपको रोहू मछली चाहिए। तो पता चला भैया यहाँ पे रोहू मछली 80 रुपए किलो मिल जा रहा है। क्यों मिल जा रहा है, क्योंकि आप बंगाल में खड़े हैं, हर एक घर में, वहां पर हर एक मोहल्ला में पोखर मिल जाता है। लोग जरूरी है मछली वहां पर पालन, क्योंकि वो सामान्य भोजन में का हिस्सा है वो। अब यही चीजवा को अगर सोच लो कि आप दिल्ली में खड़े हो या आप राजस्थान में हो, अब आपको मछली खाने का मन कर दिया, तो क्या ये यहाँ का लोकल मार्केट में जो प्राइस 80 रुपये था, क्या यहाँ का लोकल मार्केट में होगा? पता चलेगा यहाँ 160 रुपए किलो है। क्यों? क्योंकि वहां का लोकल मार्केट में वो उपलब्ध ही नहीं है। जितना उपलब्ध है उसी के अनुसार पर उसका रेट निर्धारित किया गया है। तो कम उपलब्ध होने के कारण रेट ज्यादा हो गया है, प्राइस ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ की जरूरत पूरा करने के लिए हो सकता है वो बाहर से मंगा करके शहर में आता होगा, राष्ट्रीय बाजार में आता होगा या क्षेत्रीय बाजार में आता होगा, क्षेत्रीय बाजार में से वो मंगाता होगा, तब जाकर के वो बेच पाता होगा। तो लोकल मार्केट वो है कि जहां से आपका उत्पादन भी हो जाता है, वहीं पर बिक्री हो जाता है, और इसी से प्राइस निर्धारित होता है कि कितना वस्तु का प्राइस होगा। समझ में आया? तो इसी तरह से नेशनल, उसी तरह से रीजनल, उसी तरह से इंटरनेशनल, यानी कि जो वस्तु जिस जगह से जितनी जगह पर जाएगी उतने वैरायटी का मार्केट होता चला जाएगा, और उससे कीमत पर प्रभाव पड़ता है, कीमत पर असर पड़ता है, कीमत में बदलाव आता है। अगर हम यही मछली जो 80 रुपए किलो बंगाल में ले रहे हैं, अगर हम यही मछली कर्नाटका से मंगा करके, तमिलनाडु से, केरल से मंगा करके बंगाल के बाजार में बेचे, तो क्या 80 रुपए में मिलेगा? पता चलेगा नहीं। यहाँ भी 160 रुपए किलो मिल रहा है, 180 रुपए किलो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन कम हो रहा है, तो प्राइस प्रभावित हो रहा है दूसरे जगह से लाने की वजह से। ठीक है? तो क्यों मार्केट को समझना जरूरी है? बिकॉज
मार्केट डिसाइड या डिटरमाइंड वैल्यू या प्राइस। बाजार निर्धारित करता है वस्तु का कीमत, और कीमत से ही अर्थव्यवस्था में गति होता है। अगर कीमत ज्यादा हो गया देन डिमांड या तो कांस्टेंट कर जाएगा या फिर लोच आ जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस पे निर्भर करता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो फंडामेंटल फैक्टर क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? कीमत। और कीमत किससे प्रभावित हो रहा है? बाजार से। बाजार में क्या होता है? उत्पादन और विपणन दोनों काम होता है। इज दैट क्लियर? अब दूसरा टाइप है वस्तु के आधार पर, हम लोग देखे थे। इस वस्तु में हम लोग पहला देखे थे सामान्य बाजार या कॉमन गुड्स मार्केट। सामान्य बाजार, अब ये उस तरह के बाजार को कहा जाता है जहां पर हर एक तरह का सामान मिल जाता है, छोटा मोटा सामान। जैसे मान लो आपके शहर का जो बाजार है, शहर के बाजार में गए, उस बाजार में आपको डे टू डे लाइफ में जो भी चीज चाहिए, दैनिक जीवन में जो भी सामान चाहिए, जैसे चावल, गेहूं, दाल, तेल का सामान, कोई भी चीज चाहिए, यानी खाद्यान्न, आभूषण, वस्त्र, पुस्तक, छोटा मोटा मशीनरी का सामान, छोटा मोटा मशीनरी, ये सब कुछ आपको एक ही बाजार में उपलब्ध होता है, जो दैनंदिन कार्यों में या दैनंदिन प्रयोग में आप जिसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी को कहा जाता है जनरल मार्केट या कॉमन मार्केट, जो आपके शहर में होता है। एक ही बाजार में सब कुछ उपलब्ध हो गया, जो आप आसानी से, जो आपको दैनंदिन प्रयोग में या दैनिक प्रयोग में लाते हैं। और इस तरह का मार्केट सामान्यतः आपके शहर का बाजार, कस्बा का बाजार, ये सब इसमें शामिल है। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप सोचिएगा कि भैया कोई एब्रॉड का वस्तु खरीद लें तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस बाजार में जाएंगे तो अगर आपको हीरो होंडा का बाइक चाहिए देन आपको मिल जाएगा। अगर आपको टोयोटा का कार चाहिए तो आपको शहर में मिल जाएगा। तो ये सामान्य बाजार है जहाँ पे सब कुछ थोड़ी थोड़ी, जितना लोगों की कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है और जितना डिमांड है जिन चीज़ों का, वो सारी वस्तुएं उपलब्ध होती है। अगर आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का भी कोई सामान चाहिए, यानी टोयोटा का या होंडा का या मारुति का कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसके खरीदार वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह के बाजार को हम सामान्य बाजार या कॉमन मार्केट कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही बाजार में सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है जो सामान्य खरीदार को चाहिए होता है। दूसरा होता है स्पेशल मार्केट या विशिष्ट मार्केट। क्लियर है? दूसरा बाजार है विशिष्ट बाजार। यहीं तक रहने दिया जाए कि आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार कहने का मतलब यह है कि ऐसा बाजार जो किसी खास या कोई विशेष वस्तु का खरीद और बिक्री जहां पर होता है। विशिष्ट बाजार यानी कि किसी विशेष वस्तु का खरीद और बिक्री करने वाला बाजार। खरीद और बिक्री वाला बाजार। जैसे मान लो कि हर एक शहर में आप जाएंगे तो एक चूड़ी मार्केट होता है जहाँ पे खाली चूड़ी मिलता है, एक सब्जी बाजार होता है जहाँ पे खाली सब्जी मिलता है, एक फल बाजार होता है जहाँ पे दुनिया भर का
वैरायटी ऑफ फल मिलता है। एक कार बाजार होता है जहाँ पे खाली कार होता है, एक टीवी बाजार होता है जहाँ पे खाली टीवी मिलेगा, एक कंप्यूटर मार्केट है जहाँ खाली कंप्यूटर, एक वस्त्र बाजार है जहाँ खाली वस्त्र मिलेगा। जितने भी दुकानें होंगी खरीद बिक्री का काम वहाँ पे उसी तरह की होंगी। समझ में आया? तो ये विशिष्ट वस्तु के लिए विशिष्ट बाजार। अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा उस स्पेशल प्रोडक्ट का। अब आप दिल्ली के गांधीनगर में चले जाइए तो वहाँ खाली कपड़े का बाजार है, खाली कपड़ा मिलेगा, सस्ता सस्ता जीन्स मिलेगा, सस्ता सस्ता, क्योंकि वहीं पे बनता है और वहीं से पूरे भारत में बेचा जाता है। तो विशिष्ट वस्तु का बाजार। अब अगर आपको सिल्क साड़ी लेना है, बनारसी सिल्क साड़ी, तो बनारस में चले जाइए, उसका एक बाजार है सिल्क बाजार, सिल्क साड़ी का बाजार, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है नमूने के आधार पर या मॉडल के आधार पर बेचे जाने वाला बाजार। आजकल अधिकतर बाजार ऐसे ही काम करता है, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी बाजार के लिए जगह का जरूरत होता है, उसको रखने का जरूरत, उसका ख्याल रखने का, मैनेजमेंट का, परिवहन का, बहुत सारा खर्च होता है। इसलिए आजकल जो मार्केट में नवीन प्रवृत्ति आया है वो आया है अपना मॉडल या डमी के आधार पर वस्तुओं को बेचा जाता है। तो लिख लीजिए वो वस्तुओं का, इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का क्रय और विक्रय नमूने के माध्यम से किया जाता है या मॉडल के आधार पर, यानी सैंपल के आधार पर, सैंपल के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है? इसके अंतर्गत विक्रेता ग्राहक को सैंपल उपलब्ध करवाता है। इसके अनुसार विक्रेता या सेलर ग्राहक को सैंपल उपलब्ध करा, सैंपल या नमूना उपलब्ध कराता है और उसके बाद ग्राहक का डिमांड होने पर फिर उसकी मांग को पूर्ति करता है। इसको सैंपल मार्केट भी कहते हैं या नमूने या मॉडल, सैंपल मार्केट ही लिखो, यानी सैंपल दिखा करके, दे करके फिर आप कंज्यूमर और बायर के बीच में, बायर और सेलर के बीच में आगे का सौदा होता है। ठीक है? आजकल हर एक, ये कोई स्पेशल नहीं, आजकल हर एक मार्केट में दिखता है। जैसे पुस्तक बाजार में हो या कोई साबुन खरीदना हो तो साबुन घर घर ला करके या कंपनी आपको देती है, उसके बाद आपको पसंद आता है, देन आप उसको खरीदते हैं। नहीं, तो ये सैंपल के आधार पर। नेक्स्ट है कैटेगरी, कैटेगराइज्ड या श्रेणीकृत, श्रेणीकृत बाजार। ये श्रेणीकरण या कैटेगरी की कैटेगराइजेशन दरअसल इसके क्वालिटी के आधार पर किया जाता है, गुणों के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर। और आजकल गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए दो तरह का चीज प्रयोग किया जाता है, तीन तरह का। एक तो जैसे आप देखेंगे कि ISI, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर ISI का श्रेणीकरण होता है, यानी कि श्रेणीकरण मार्केट जो होता है वो गुणवत्ता को रिप्रेजेंट करता है, गुणवत्ता पर आधारित होता है। ये तीन तरह का होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है देन उसमें ISI का मार्क होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें मेटल कैसा है, उसमें सेफ्टी कितना है, कितना सस्टेन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर खाद्य वस्तु ले रहे हैं, जैसे आप पैकेट कोई खाद्य वस्तु ले रहे हैं, कोई भी तेल, आटा, चावल, फल को जिसमें प्रोसेस किया गया है, तो उसके लिए FSSAI ये भी एक प्रमाणीकरण है। आप लोग इसका फुल फॉर्म देख करके हमको कल बताइएगा क्या होता है, हम छोड़ देते हैं। ISI, FSSAI और एक और होता है जैसे कि मेटल के लिए, धातु के लिए हॉलमार्क। ये हो गया
इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, ये हो गया खाद्य वस्तुओं के लिए, एक होता है धातु के लिए, मेटल के लिए हॉलमार्क, सुने होंगे आप लोग कि फलना हो, सोना लेने जाते हैं तो उसमें तो कहा जाता है हॉलमार्क है कि नहीं, देख लीजिए। तो ये कैटेगराइज्ड है, विकसित देशों में हर एक चीज का कैटेगराइज किया गया, वस्त्र का भी अलग है, पेय पदार्थ का अलग है, तो उस तरह से वहां पे। लेकिन आपके यहाँ ये 3 तरह का चलता है सामान्यतः, और इसके आधार पर वस्तुओं को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मार्केट है, ये भी एक तरह का बाजार है, और इन सबों से भी प्राइस निर्धारित होता है। आप हॉलमार्क का सामान लेने जाएंगे देंगे, उसका कीमत ज़्यादा होगा। अगर ISI वाला सामान लेंगे तो उसका कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि कीमत प्रभावित होता है कैटेगराइजेशन से भी। क्लियर है? अब छोटा सा एक बाजार से हम शुरू किए और पूरा इकोनॉमी को कैसे समझ लेंगे। देखिए, हमने बाजार को समझा, सामान्यतः बाजार का मतलब समझ लेते हैं हम लोग, जो भी अभी तक से आप समझते आ रहे हैं, हम उसी को बाजार समझ लेते हैं, मार्केट। अब बाजार का समझ लिए कि भैया यहीं पर खरीदारी किया जाता है और यहीं पर बिक्री किया जाता है, इसी को हम बाजार कहते हैं। अब ये बाजार देखिए कितना महत्वपूर्ण है, ये पूरे इकोनॉमी का साइकिल है। कैसे साइकिल है देखिए, यही बाजार क्या निर्माण सृजित करता है, तो यही बाजार मांग क्रिएट करता है, यानी डिमांड क्रिएट करता है। क्लियर है? जब डिमांड क्रिएट होगा देन इसी बाजार से बिक्री या पूर्ति शुरू होगा। अगर मांग क्रिएट हुआ है देन इसी मांग के वजह से उत्पादन होगा। अगर उत्पादन हो रहा है देन यहां पर निवेश होगा, पूंजी लगाया जाएगा। पूंजी लगाने का मतलब यह है कि उद्योग स्थापित किए जाएंगे। समझ में आ रहा? उत्पादन का काम यानी कृषि कर्म किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा या वाणिज्य का काम किया जाएगा, निवेश इन तीनों ही क्षेत्रों में किया जाएगा। तो एक बाजार से सबसे पहले मांग से बिक्री के लिए भाई उत्पादन के लिए निवेश उद्योग में, कृषि में, वाणिज्य में, सेवा में, सभी जगह पर। अब ये जैसे ही इन्वेस्टमेंट होगा देन क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि ये सब करने के लिए लोग चाहिए। इन सबों से सेवा, उद्योग, कृषि या प्राथमिक क्षेत्र और वाणिज्य, यानी कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। पैसा लगाया जाएगा काहे के लिए भाई, उत्पादन करने के लिए। उत्पादन क्यों भाई, क्योंकि मांग करना है। मांग क्यों भाई, क्योंकि बिक्री करना है। तो जैसे इन्वेस्टमेंट होगा देन रोजगार क्रिएट होगा। रोजगार होगा तो लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, यानी कि उनके पास उनका आय बढ़ा है। आय बढ़ा तो क्या होगा, ये अपना जीवन स्तर या जीवन क्वालिटेटिव लाइफ जीना चाहेंगे, जीवन में सुधार होगा। जीवन में सुधार होगा तो भैया क्या होगा, देन ये डिमांड क्रिएट करेंगे, वैरायटी ऑफ मांग क्रिएट कर देंगे। तो ये साइकिल इस तरह से बाजार क्रिएट कर देता है। एक कहीं से भी एक जगह, जैसे होता है ना बैरिंग का एक पॉइंट अगर पकड़ लीजिएगा तो सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाता है। तो उसी तरह से इकोनॉमी में एक बाजार से देखिए क्या क्या होने लगा। अब कल्पना करो कि ये बाजार खरीद और बिक्री ना हो, या बाजार में वस्तु का कीमत बढ़ गया हो या बाजार में वस्तु का कीमत घट गया हो, तो क्या कीमत के बढ़ने के बाजार में कीमत, यहाँ पे कीमत भी लिख लीजिए, कीमत अगर बढ़ गया हो या घट गया हो, तो क्या कीमत के बढ़ने और घटने से ये सब कुछ प्रभावित हो सकता है, पता चलेगा, हो सकता है। और ये कीमत कौन निर्धारित करेगा, तो बाजार निर्धारित करेगा। बाजार में कौन शामिल है, क्रेता और विक्रेता।
तो कीमत किसी चीज का बढ़ेगा, खरीदार पर भी निर्भर करता है और विक्रेता पर भी निर्भर करता है। दोनों ही पक्ष से कीमत बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? अगर खरीदार किसी वस्तु का मांग ज़्यादा है देन उसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर किसी वस्तु का मांग कम है तो प्राइस उसका क्या होगा? घटा दिया जाता है। तो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बाजार इसलिए हमको जानना है क्योंकि पूरा साइकिल ऑफ इकोनॉमी यहाँ से काम करता है। तो अलग अलग तरह का बाजार होता है और अलग अलग तरह का प्रवृत्ति होता है और उन प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था यही ना है। अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं हम? यही सब ने देखते हैं। अब इसको चलाने के लिए एक चीज है या इसको कैश करने का एक माध्यम है, वो माध्यम है मुद्रा या करेंसी या नोट या रुपया या टका या रूबल, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर या फिर पौंड या फिर लीमा या फिर इस तरह से अलग अलग देश अलग अलग करेंसी। ठीक है, ये एक माध्यम है। इकोनॉमी इससे चलता है और इस माध्यम से, ये साधन से चलाया जाता है। अब आपको नींद आने लगा, अब आप जाइए आराम कीजिए क्योंकि आपको तो